हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्ण शेखर। हम आपके लिए आज मैथ का दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी में बात किए थे सेट के बारे में कि आखिर सेट क्या चीज़ है। पहला हम लोग देखे थे सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था। इसके बाद हम लोग बात किए थे ऑब्वियसली सेट के अंदर हम लोग पहचानने का तरीका भी सीखे थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट और यू कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ये देखें। उसके बाद हम लोग बिलोंग्स टू के सिंबल का इस्तेमाल देखें कि जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो हम लिखते हैं दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट। ओके, इसके बाद हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ सेट पर, टाइप्स ऑफ सेट पर। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैथमेटिकल सेट के ऊपर। अब ये मैथमेटिकल सेट क्या चीज़ है? कहता है कि रियल नंबर के फैमिली में जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी को सेट में कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे किस सिंबल से इसको पहचाना जाता है कन्वेंशनली, हम उसी सिंबल सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं मैथमेटिकल सेट के ऊपर। देखिए मैथमेटिकल सेट, मैथमेटिकल सेट। अच्छा, मैथमेटिकल सेट से सेट में कि हम लोग तो रियल नंबर के फैमिलीज के सेट के बारे में बात करने वाले हैं, करेक्ट? तो रियल नंबर के जो फैमिली होते हैं उनके बारे में हमको ज़रा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज़रा देखिए, अगर आप रियल नंबर की बात करें, आपको रियल नंबर का बेसिक डिफिनेशन पता होगा कि जिस नंबर का स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब ये रियल नंबर दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं डेसिमल वाले, ठीक, हिंदी में ही लिख लो आप, डेसिमल वाले, और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल वाले, है ना, विदाउट डेसिमल। एक होता है डेसिमल वाला, एक होता है विदाउट डेसिमल वाला। विदाउट डेसिमल वाले को दुनिया वाले इंटीजर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंटीजर्स। और डेसिमल वाले के बारे में बाद में बात करते हैं। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं -1, -2, 0, -3 लगा लो, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। तो ये सारे कहलाते हैं इंटीजर्स, ओके, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता है। डेसिमल वाले भी दो तरह के हो सकते हैं अगेन, राइट। एक वो डेसिमल वाले जो टर्मिनेट हो जाते होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको कहते हैं आप लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.21, बस 10 डेसिमल टर्मिनेट हो गया। और दूसरा होता होगा इसमें कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग वाले, करेक्ट और नॉट? नॉन टर्मिनेटिंग में भी आप जानते हैं ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक रिपीटिंग वाले, ठीक, इधर लिखिए आप, एक होते हैं इसके रिपीटिंग वाले, REPEATING, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग वाले, नॉन रिपीटिंग वाले, करेक्ट। क्या क्या उदाहरण है? ये तो इंटीजर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो तरह के, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल होते हैं इसको हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं। अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इर्रेशनल। फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, 1.210112111111216 इस तरह चलता जा रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ओके। तो ये कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। रिपीटिंग वाले क्या होंगे? जैसे 1.212121, आप लोग इसको प्यार से 1.21 का रेकरिंग बुलाते हैं, राइट, ओके। इसमें देखिए, इस वाले में यहां से लेकर के यहां तक जो इस साइड है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4 साइड में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, यस, क्या बोलिए? पॉजिटिव इंटीजर्स।
इस वाले को बोलते हैं क्या, जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जीरो इंटीजर। और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट है, ये सर नो। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर को कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, यस, दिस इज काउंटिंग नंबर्स। ये बेसिक आप लोग जानते होंगे पहले से। अच्छा, अगर इस नेचुरल नंबर में, इस पॉजिटिव इंटीजर जिसको नेचुरल नंबर कह रहे हैं, उसमें जीरो इंटीजर अगर शामिल कर लें तो ये पूरा का पूरा कहलाता है क्या, यस, होल नंबर। क्या कहलाता है ये, होल नंबर। और आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें इन सभी के बारे में बात करें, कौन कौन से, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे इधर जितने भी हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे के सारे इंटीजर्स, ये पूरा क्लासिफिकेशन कहलाता है, रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। ये पूरे रैशनल नंबर कहलाते हैं, और ये क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। करेक्ट और नॉट। तो ये बेसिक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे एक फैमिली है, रैशनल नंबर अपने आप में एक फैमिली है, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, डेसिमल वाले दो इंक्लूड होंगे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल के अंदर इंक्लूड होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इंक्लूड होगा। और इधर से बात करें तो विदाउट डेसिमल वाले ही सारे रैशनल नंबर इंक्लूड होते हैं, राइट। तो सेट के अंदर में इस नेचुरल नंबर वाले फैमिली को, एकदम अंदर से शुरू कर रहे हैं, चाहे बाहर से शुरू कीजिए, रैशनल नंबर वाले फैमिली को Q से सूचित किया जाता है। किस सूचित करते हैं हम लोग, Q से सूचित करते हैं। इसके अंदर आएंगे, होल नंबर है, होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं। देखिए, इंडिकेट करने के लिए आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, बट एक कन्वेंशन है कि कहीं Q लिखा है, कहीं W लिखा है, तो उसका अपने आप में एक स्टैंडर्ड मीनिंग होता है जिसको हमको समझना पड़ेगा। अगर कहीं W है तो क्या समझेंगे, वो होल नंबर है, Q है मतलब रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम लोग N से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल N से सूचित करते हैं, वेरी गुड। और इंटीजर्स को हम लोग Z से सूचित करते हैं, राइट है। चलिए, तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि बताइए आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, N से। ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आगे जाकर के जब हम लोग सबसेट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि होल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। तो जब हम ये सब बातें वहाँ करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए थोड़ा सा एक बार ब्रीफ 7th 8th और 9th क्लास का आपका रिविजन कराया गया, ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं सेट ऑफ क्या, होल नंबर, आप क्या लिखोगे, इंडिकेटेड बाय W। अगर आपसे कोई पूछे सेट ऑफ इंटीजर्स, यस, इंटीजर्स, इसको हम लोग बोलेंगे Z। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है, तो क्या इस N को हम लोग Z प्लस से भी सूचित कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। आप पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट, रैशनल नंबर, बताइए, रैशनल नंबर किसे सूचित करते हैं हम लोग, Q से। अगर मान लीजिए यहाँ पर Q प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, यस, टेल मी, किससे सूचित किया जाएगा, T से। किससे सूचित करेंगे इर्रेशनल को, T से, ओके। नेक्स्ट है, फैमिली के सबसे बड़े आदमी को बोल गए हम लोग, है ना, रियल नंबर, इसको किससे सूचित किया जाएगा, R से। कहीं R पॉजिटिव लिखा हुआ मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, R नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर। कहीं R पॉजिटिव है, आपसे पूछा है कोई पॉजिटिव रियल नंबर, इसको किससे दिखाया जाएगा, यस, R प्लस। कहीं नेगेटिव रियल नंबर होगा,
तो उसको दिखाया जाएगा R माइनस से। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ कुछ फैमिली ऐसे हैं जिनका कभी भी सेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है। मतलब अब तक जो पढ़े हैं, अब तक जितना हम लोग सेट में रिप्रेजेंटेशन पढ़े, सेट बिल्डर नोटेशन और रोस्टर नोटेशन, इनकी मदद से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होता है, वो हम लोग सबसेट एज अ इंटरवल जब सीख रहे होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को अब तक जो हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा है उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। क्यों भैया? क्योंकि अगर मान लीजिए आप रिप्रेजेंट करने गए 1 2 3, तो आप सोचिए इस 1 2 के बीच में भी तो बहुत सारे रियल नंबर पॉसिबल हैं, उनको तो आपने छोड़ दिया ना। 2 3 के बीच में पॉसिबल है तो उनको आपने छोड़ दिया। अगर मान लिया आप इसमें लिख भी देते हैं 1.0 1.5, तो अगेन इसके बीच में बहुत सारे पॉसिबल है। तो आप रियल नंबर को कभी भी इस तरह से सेट में इंडिविजुअली रिप्रेजेंट, एलिमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर को हम लोगों को रेंज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, और उसके लिए हमको जो टॉपिक सीखना है वो है इंटरवल्स का कंसेप्ट। इंटरवल्स का कंसेप्ट वो सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे जो इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में पहले से। सो रियल नंबर को हम लोग कहीं भी इस वाले एलिमेंट वाले नोटेशन में नहीं रख सकते हैं, डेसिमल वाले को भी नहीं रख सकते हैं, तो ये ना इर्रेशनल भी नहीं आएगा, रैशनल नंबर को भी नहीं रख सकते हैं। रैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है, उसको थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर को करना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आप ऐसे कर सकते हो। तो इसमें भी आप कुछ ही एलिमेंट को दिखा पाएंगे, सारे को नहीं दिखा पाएंगे। तो इसमें तो थोड़ा बहुत दिखा भी पा रहे हैं, लेकिन रियल नंबरों को कभी भी इस तरह से इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसके लिए हम लोग अलग से एक टॉपिक सीखेंगे, वो बात की बात। सो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है सबसेट। सबसेट पे बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं सबसेट क्या होता है। सबसे पहले हमको सेट तो समझ में आ गया, इसके आगे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसको बोल रहे हैं सब। क्या मीनिंग है, क्या होता है? जब आप बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड देखे होंगे जो उसके आगे एक सब वर्ड लग जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछें कि अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसका टाइटल क्या है, तो आप बोलोगे सर टाइटल जो है वो है सेट थ्योरी, ये सेट थ्योरी टॉपिक चल रहा है। आप पूछेंगे सेट थ्योरी के अंदर क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे सब टॉपिक, यानी कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, सब टॉपिक जानना चाह रहे हैं, है ना। अगर पूछ जाए सब टॉपिक क्या है, तो अब तक हमने कौन से सब टॉपिक डिस्कस किए हैं? सब टॉपिक डिस्कस किए हैं सेट, टाइप ऑफ सेट, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो ये सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक क्या है? या फिर आप बोल रहे सब टाइटल। सब टाइटल क्या चीज़ है? इस टाइटल के अंदर में जो और भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे टाइटल इंक्लूडेड हैं, मतलब दिस सब टाइटल क्या होंगे? ये सब टाइटल होंगे। इस टाइटल के अंदर में और छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे वो, यस पार्ट्स आप कह सकते हैं। तो अगर टाइटल का अगर पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स की बात करें तो वो सब क्या होगा? सब टाइटल्स होंगे, है ना। यानी सब वर्ड का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ। सब का मतलब क्या है? आप यहाँ लिख लीजिए, छोड़िए इसको मिटाइए, आप यहाँ लिख सकते हैं सब का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ। ठीक, समझिए जरा। अब सेट में सेट का पार्ट होने का क्या मतलब है समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दे रखा है ये एक सेट है 1 2 3 एंड 4 5, ओके। और एक दूसरा सेट के बारे में बात करें अगर हम b बराबर 1 एंड 2, तो आप देखिए ये जो दूसरा वाला सेट है ना, ये पहले वाले सेट का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, हम कह सकते हैं यहां पर कि B इज द पार्ट ऑफ सेट A। हम लोग क्या लिखेंगे? यस, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे B इज द यस पार्ट ऑफ सेट A। ऐसे लिखिए, सेट B इज द पार्ट ऑफ सेट A। और पार्ट ऑफ को ही क्या लिखते हैं? सब वर्ड से उसको प्रीफिक्स देते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि सेट B इज द यस क्या, बोलिए सबसेट ऑफ A, सेट A बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर कोई सेट
किसी दूसरे सेट का एक छोटा सा हिस्सा हो तो दैट छोटा सा हिस्सा वाला सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ द दिस पेरेंट सेट। ओके, इस पेरेंट सेट को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं, ये इसका सुपर सेट है और ये इसका सबसेट है। करेक्ट और नॉट? ओके, सो हम लोग समझ में आ गया कि सेट सबसेट क्या है। सबसेट मतलब पार्ट ऑफ अ सेट। तो जब जब हम लोग एक सेट का पार्ट बनाएंगे तब तक वो सारे छोटे छोटे पार्ट सबसेट कहलाएंगे, राइट? अच्छा, सबसेट को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे कैसे परिभाषित किया जाएगा? आप देखिए इस सबसेट को गौर से देखिए, आपको एक नजर आ रहा होगा, इसमें नजर आ रहा होगा कि चूंकि ये तो इसी का पार्ट है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट तो वहाँ अवेलेबल होंगे ही होंगे। यस और नो? इसमें सब अगर ये इसका पार्ट है ये, अगर तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सारे ऊपर में मौजूद होंगे, तो हम कह पाएंगे कि अच्छा ये जो है ना इसका सबसेट है। हम कह सकते हैं कि अगर बी सेट के सारे एलिमेंट अगर ए सेट में मौजूद हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए। यस, तो कैसे डिफाइन करेंगे जरा बताइए हमको। लिखते हैं कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी is also present in set A, then set B is called the subset of A. Isn't it? बिल्कुल होगा। ये छोटा सा एक सेट का डेफिनेशन है। अब इतना बड़ा बात लिखना ना पड़े, आपको मालूम है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ सिंबल ही बनाएंगे, है ना? तो इतना बड़ा लिखना ना पड़े, इतना बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सिंबल बना रखा है। हम लोगों ने, मतलब जिसने भी ईजाद किया उन्होंने एक सिंबल बना रखा है। वो लोग कहते हैं कि बी को अगर सबसेट बताना है तो आप ऐसे लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। हम लोग क्या कहेंगे, ये सबसेट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। सी बना के उसका थोड़ा डंडा लंबा कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि इसमें सी सेट आएगा तो सी इज द सबसेट लिखे तो डबल सी हो जाएगा, सी है ना? इसलिए थोड़ा सा लंबा डंडा रखिएगा इसका। हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? दिस इज सिंबल फॉर क्या? दिस इज सिंबल फॉर क्या? सबसेट। ठीक है। अच्छा, एक और खास बात सुनिएगा। अगर मान लीजिए ए बराबर, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं ए इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6, एक दूसरा सेट ले रखे हैं हम लोग। ये इसका एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है। और एक दूसरा सेट ले ले अगर, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ये तो इसका पार्ट है, तो ये तो सबसेट हुआ। किसका सबसेट हुआ? इसका सबसेट हुआ, करेक्ट। लेकिन अगर इसमें हम एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट इसके बराबर ही ले लें, यस, सारे के सारे एलिमेंट इसके बराबर ही ले लें, तो अब बताइए क्या अभी भी बी ए का सबसेट है? यस, बी ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्या चीज कि अगर बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं, यदि बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं तो बी को सबसेट कहा जाएगा। किसका? ए का। आइए चेक करते हैं। 1 अवेलेबल, 2 अवेलेबल, 3 अवेलेबल, 4 अवेलेबल, 5 अवेलेबल, 6 अवेलेबल, यानी अच्छा ये तो बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल है, तो क्या अभी भी बी इज दी सबसेट ऑफ ए कहा जाएगा? तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल। लेकिन इस सबसेट में खास बात है कि ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल भी है। ये सबसेट भी है और साथ में इक्वल भी है, इसलिए एक नया तरह का सिंबल है। सबसेट के सिंबल के नीचे, देखिए इसको लंबा रखिए, सबसेट के सिंबल के नीचे एक और आप इक्वल वाला साइन लगा देंगे। ओके, तो ये क्या चीज, ये क्या दर्शा रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए और बी इज इक्वल टू ए। सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, करेक्ट और नॉट? अच्छा, यहां तो ये बिल्कुल इक्वल ही है डायरेक्ट, राइट? तो जब भी, सुनिएगा, यहां पर फिलहाल अगर इसको हटाएं, बी इज द सबसेट ऑफ ए तो लिखा ही जा सकता है। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है, इसमें भी बी ए का सबसेट है, इसमें भी बी ए का सबसेट है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें बी और ए बराबर नहीं है,
इसमें क्या है, b नॉट इक्वल टू a है, a नॉट इक्वल टू b है, और यहां पर a इक्वल टू b है। ठीक है, तो वैसा सबसेट है ना जो अपने पेरेंट सेट, जो अपने सुपर सेट के बराबर ना हो, तो हम लोग ऐसे सबसेट को बुलाते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बुलाते हैं? यस, प्रॉपर सबसेट। ओके, और अगर ये सबसेट है और साथ में बराबर भी है तो ऐसे सबसेट को बुलाया जाता है क्या? यस, ये तो आप बना ही सकते हैं, इम्प्रॉपर, इसका उल्टा होगा इम्प्रॉपर सबसेट। यानी सबसेट दो तरह के होंगे, एक प्रॉपर सबसेट होंगे और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट का मतलब वाकई में बी इसका बच्चा है ना, अभी इसका बराबरी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके बराबर हो गया है, तो अब थोड़ा सा ये इम्प्रॉपर हो गया। बेटा बाप का बराबरी कर ले, थोड़ा सा इम्प्रॉपर लगने लगता है बाबूजी को, कोई बात नहीं। सो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें और भी सबसेट के बारे में कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग अभी बात करने वाले हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ सबसेट। कहानी है कि अभी जो डिफिनीशन पढ़े हम लोग उसी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हम लोग वही इसमें सीखने वाले हैं। सो ध्यान दीजिए, हम लोग बात किए थे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद है और वो दूसरे सेट में मौजूद हुआ तो दिस वाला सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ दैट वाला सेट। ओके, चलिए, सो अगर हम इस बात को लिखें कि मान लीजिए कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A है। A क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट A है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ऐसा अगर होने से कहीं अगर ऐसा भी प्राप्त हुआ कि A B का भी एलिमेंट है, A तो जो छोटा सा A है वो सेट A का एलिमेंट है, और मालूम चला कि अच्छा ये इसका भी एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि A सबसेट है किसका? B का। ओके, अगर ऐसा हुआ तब मान लीजिए कि इफ A बिलोंग्स टू B लिख रखा है, ओके, और कह रहा है कि सारे के सारे A B से बिलोंग करते हैं, और अगर ऐसा हुआ कि वही सारे के सारे A से भी बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे A B से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर बिलोंग करने के कारण ऐसा हुआ कि वो सारे के सारे छोटे A सेट A से भी बिलोंग करने लगे, तो हम कहेंगे क्या चीज कि B इज, देन वी से दैट B इज द सबसेट ऑफ A। समझ में आया? ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ लिख रहे हैं कि इफ ऐसा होने से अगर A सबसेट हुआ और A बिलोंग कर रहा है A से, तो हम लोग कहेंगे देन B इज द सबसेट ऑफ A। दिस इज द स्मॉल मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट? सबसेट। राइट, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो कैसे करेंगे? प्रॉपर सबसेट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर A है 1 2 3 4 और B है 1 2, ठीक है, तो हम कहते हैं B प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये इसका बराबरी नहीं किया, मतलब ये प्रॉपर में इसका सबसेट है। ओके, तो कह क्या रहा है कि अगर मान लीजिए कि A के अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो B के अंदर अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये इसका सबसेट है और साथ में A में कुछ ऐसे एलिमेंट भी मौजूद है जो B में नहीं है, तो ऐसे सबसेट को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट कहेंगे। हम कहते हैं क्या चीज कि इफ B इज द सबसेट ऑफ A, ओके, एंड इफ देयर एग्जिस्ट X belongs to A, okay, there exists an element, ऐसे लिखिए, there exists an element X belongs to A, है ना, and that implies X does not belong to B, okay, then this B is called what? The प्रॉपर सबसेट ऑफ A। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये, प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन क्या है, देखिए ध्यान से। B को प्रॉपर सबसेट कब कहा जाएगा? जब B इसका बराबरी ना करे,
बराबरी ना करे मतलब इसमें एलिमेंट कम हो, यस। तो अगर इसमें एलिमेंट कम है तो पक्का इसमें ऐसे एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करते होंगे जो इसमें मौजूद नहीं होंगे, राइट। तो हम कह रहे हैं कि अगर बी सबसेट है और ए में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो बी में अवेलेबल नहीं है, मतलब बराबरी नहीं कर पाया, तो हम कहेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और अगर बराबरी कर लिया, अगर इसमें भी अवेलेबल है उसमें भी अवेलेबल है, तो आप कहेंगे क्या चीज वो क्या है वो प्रॉपर सबसेट है, राइट। सो इस तीनों बात को आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट करते रहिएगा साथ में। चलिए सबसेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अबाउट, ऐसे लिखिए अबाउट सबसेट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या कि जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप का सबसेट होता है। कैसे? देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आप a बराबर ले रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से, तो क्या ये सेट खुद इसी का सबसेट नहीं होगा? क्यों? देखिए जरा, एक ऐसा ही सेट फिर दोबारा लिखिए 1 2 3 4, आप देखिए क्या इस a के सारे एलिमेंट इस a में मौजूद है? बिल्कुल है। मतलब अपना ही एलिमेंट अपने में ही तो अवेलेबल होगा ही। तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि एवरी सेट इज द सबसेट, माफी चाहते हैं, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। दूसरा पॉइंट कहता है इसमें कि एवरी, और ऐसा लगा लीजिए, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। क्या कह रहा है? एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा ही हर एक सेट का सबसेट होता है। कैसे 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 एम्प्टी सेट सबसेट कैसे हो जाएगा किसी का? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ए दे रखा है 1 2 3 4 और यहाँ बी दे रखा है कोई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे भी दिखाते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। क्या कह दिया ये पॉइंट सेकंड नंबर, ये कैसे इसका सबसेट हुआ? इसमें तो कोई हिस्सा ही नहीं है। हम तो कहें हिस्सा होगा तो सबसेट कहलाएगा, लेकिन तो हिस्सा ही नहीं है कुछ इसमें, कैसे करेंगे? सोचिए जरा सा लॉजिक हम आपका क्लियर करते हैं, देखिए कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ एक सेट बी दे रखा है 1 2, तो बी सबसेट है? तो आप कहेंगे हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए में, बी तो सबसेट है, अगर ए में कुछ और एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएं, ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दो आप, तो क्या इसके सबसेट होने की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो अभी भी सबसेट रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सेट में कोई भी कितना भी एलिमेंट ऐड करते जाओ, ये तो उसका सबसेट रहेगा ही रहेगा, ओके। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आप सुनिएगा, हम मान लेते हैं कि यहां हमने लिया एक एम्प्टी सेट, थोड़ा सा जादू है, यहां हमने लिया क्या? एम्प्टी सेट, और यहां भी हमने एक दूसरा एम्प्टी सेट ले लिया। ये देखो आप, ए बराबर ये बी बराबर, दोनों ही एम्प्टी सेट। क्या एक एम्प्टी सेट दूसरे एम्प्टी सेट का सबसेट होगा? हाँ, पहले पॉइंट के हिसाब से हम कह सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्या ये दोनों तो सेम सेट है, तो क्या ये एम्प्टी सेट इस एम्प्टी सेट का सबसेट है? तो पहले पॉइंट के हिसाब से हाँ है। अगर इस सेट में हम कुछ एलिमेंट ऐड कर दें 1 2 3, तो क्या इसकी सबसेट होने पे कोई सेहत पे असर पड़ेगा? तो फिर से आंसर होगा नहीं, ये एम्प्टी सेट इस सेट का सबसेट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ व्हाट? एनी सेट। ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B, क्या कहा? A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, है ना? अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है,
तो कह रहा है कि इसका पक्का मीनिंग होने वाला है कि ए और बी बराबर होंगे। यस, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो पक्का ये इसके बराबर होगा। देखिए कैसे कैसे कैसे, सुनिए 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 एग्जाम्पल, ये इधर देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा। मान लीजिए ए बराबर लिया हमने 1 2 3 4, दिखाई नहीं दे रहा होगा, और बी बराबर हमने लिया, यहाँ देखो 1 2। ओके, अब देखिए ध्यान से, क्या बी ए का सबसेट है? तो आप कहेंगे हाँ है। क्या ए बी का सबसेट है? तो आप कहेंगे नहीं, ये बी का सबसेट नहीं है। दिस इज, यस, दिस इज सिंबल फॉर व्हाट? सिंबल फॉर बट नॉट अ सबसेट। दिस सिंबल फॉर नॉट अ सबसेट। ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। क्या ऐसा उपाय करें कि ए भी इसका सबसेट हो जाए? तो डेफिनेटली ए के सारे एलिमेंट को बी में अवेलेबल कराना होगा। यस, और तो अवेलेबल करा दीजिए। तो जैसे ही अगर आप इसमें इसके सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल कराएंगे, ये बी सबसेट ए और ए सबसेट बी तो हो ही जाएगा, साथ में ए बराबर बी भी हो जाएगा। यानी कि ए बराबर बी तभी होगा जब ए बी ए का सबसेट हो और ए बी का सबसेट हो। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि अगर ए बी बराबर है तो भी ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। देखिए, अगर ये दोनों हैं तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, यानी दोनों आपस में एक्सचेंजेबल है। तो आप इसमें डबल इंप्लाइज दैट का सिंबल लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा बुक में लिखा रहता है बड़ी भयंकर तरीका से, हम समझ नहीं पाते हैं क्या है। देखिए, इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि यही आपको लॉजिक समझाता है। अगर आप ये स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको सेट में ऐसे बहुत सारे नोटेशन मिलेंगे जो आपको बहुत तकलीफ देगा। ओके, सो इसको पढ़िए जरा, क्या लग रहा है? अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ऐसा दुनिया में तभी संभव है जब वो दोनों आपस में बराबरी कर लें। या फिर यूं कह लें कि अगर ए बी बराबर है तो ऐसा कहानी पक्का संभव होना है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, ओके, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में। नंबर ऑफ सबसेट के बारे में कह रहा है कि इफ एनी सेट हैज n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, कैन बी मेड इज इक्वल टू 2 to the power n। क्या कह रहा है कि अगर किसी सेट के अंदर में n एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक, तब उससे कितने टोटल सबसेट बनाए जा सकते हैं? 2 की पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं, राइट। ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, और फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। जो लास्ट पॉइंट हमने अभी पढ़ रखे थे कि अगर n एलिमेंट है तो उससे किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके 2 की पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि a बराबर है 1 2 3। ओके, अब कह रहा है राइट डाउन इट्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है वो सबको लिख डालो आप। तो अब क्या लिखोगे? हमको मालूम है पहला ही सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। अभी हम लोग सीखें कि एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये एक सबसेट बन जाएगा। दूसरा सबसेट क्या बन सकता है? एक सेट बना लो, उसमें 1 रख दो, ठीक। अभी एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं, पहले एक भी एलिमेंट नहीं उठाए, n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट हमने उठाया, फिर n एलिमेंट से हमने एक एलिमेंट उठाया, तो ऐसे 3 बन जाएंगे। अब एक एलिमेंट उठा लिया, आप 2 एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। n एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो आप, यहाँ तो यहाँ से 1, 2 कर दो आप, ऐसा भी सबसेट बन जाएगा। या फिर 1, 3 कर लो आप, 2, 3 कर लो आप, और लिखो नहीं तो 2, 3 हो जाएंगे यहाँ पर।
और तीनों को ही ले लो एक साथ, एक और सबसेट बन जाएगा 1 2 3। आप काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कितने सबसेट बन गए, नंबर ऑफ सबसेट बने 8। और यही तो हमको उस फॉर्मूला में बताया जा रहा था कि देखो आप कितने एलिमेंट हैं इसमें, 3 एलिमेंट हैं। तो आप 2 की पावर 3 करके देखो क्या 8 आता है, हाँ आता है। यानी हम वो जो नीचे वाला पॉइंट था कि अगर किसी सेट के अंदर में n एलिमेंट्स हों तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं, 2 की पावर n। अब सवाल उठता है कि आखिर इस लॉजिक के बारे में किसने सोचा और कैसे सोचा, ठीक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला, कैसे लोग ने ये डिराइव कर लिया, ठीक, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, आप देखिए जब हम सबसेट लिख रहे थे उस समय एक प्रोसेस अपना रहे थे। क्या प्रोसेस था वो, हम कह रहे थे कि हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, उसमें से हमने पहले 0 एलिमेंट सेलेक्ट किया, ठीक, तो उससे इतने पॉसिबिलिटी बने। फिर हमने n एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो ऐसे ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बने सारे लिख दिए। प्लस हमने फिर n एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट किया, इतने पॉसिबिलिटी बन गए। फिर n 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया, इतने पॉसिबिलिटी बन गए, है ना। तो इस तरह से चलते जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर A सेट के अंदर में A1 A2 A3 एंड सो ऑन n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें, n एलिमेंट है, राइट। तो इसके सबसेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो ऐसा होगा कि n एलिमेंट्स में से आप एक भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करते हुए एक सेट बना लो। आप बताओ, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो, तो आप बताओ कि n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं NC0, राइट, ओके। फिर अब बताओ जरा, अब एक एक एलिमेंट उठा करके हम एक एक एलिमेंट से हम लोग क्या बना देंगे, सेट बना देंगे। तो n एलिमेंट में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, NC1 होंगे। प्लस अब एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करके कितने सेट बन गए, 3 सेट बन गए, यहाँ पे NC1 सेट बन गए, राइट। अब क्या करेंगे, 2 एलिमेंट उठा करके देखते हैं कितने सेट बनते हैं। तो 2 एलिमेंट उठा करके अगर आप बनाओगे तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बन पाएंगे, NC2 बन पाएंगे, राइट और रॉन्ग, ओके। उसी तरह से प्लस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन, कहां तक, NCN तक, NCN तक। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। अब सवाल उठता है कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, ओके। तो अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं या फिर आगे जाकर पढ़ेंगे, अगर वैसे यहाँ तो हो चुका है, तो आपने एक एक्सपेंशन देखा होगा, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है। यस टेल मी, क्या होता है ये, क्या होता है, NC0 x टू द पावर n एंड 1 की पावर, है ना, प्लस NC1 x की पावर n-1, पावर घटाते जाएंगे और 1 का पावर 1 बढ़ाते जाएंगे। 1 का पावर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसको लिखने में कोई मीनिंग नहीं बनता है। प्लस NC2 x की पावर n-2 प्लस NC3 x की पावर n-3 एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ पर होगा लास्ट में NCN और x की पावर 0, ऐसे ही होगा, ओके। ध्यान से सुनिए आप, अगर हम आपको कहें कि इसमें दोनों साइड पुट x = 1, अगर आप इसमें दोनों साइड 1 रख दें, कैसे, हमारे दिमाग में क्यों आया, क्यों भाई 1 ही क्यों डालेंगे। आप देखो जरा, अगर यहाँ x नहीं होता, अगर ये x नहीं होता तो हमको NC0 दिखता, NC1 दिखता, NC2 दिखता, NC3 दिखता, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है ना। तो इसको ऐसा दिखवाने के लिए क्या करेंगे, वो x को गायब करवाएंगे, और x को गायब करवाने का क्या तरीका है, पुट x = 1, इजंट सो, ओके। रख दीजिए, फिर ये क्या आएगा, तो ये 1 + 1 पावर n = NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। तो मैं समझता जी, ओके। सो ये कितना आया, इसका टोटल वैल्यू आया = 2 to the power n, दैट्स इट। इसलिए ये हमें बताया गया कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल हैं, 2 to the power n एलिमेंट पॉसिबल है, राइट। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए,
सबसेट के बेसिस पर जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा 2 to the power n होता है नंबर ऑफ सबसेट, यदि किसी सेट के अंदर में n एलिमेंट होते हैं। उसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा ट्राई करें पॉज करके। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, सॉल्यूशन देखिए इसका। कहता है कि 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट, 2 सेट हैं, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है, और कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट। अच्छा, जो पहला वाला सेट है उसमें जो कुल सबसेटों की संख्याएं हो सकती हैं वो 56 ज्यादा है, किससे? तो देन दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अच्छा सर, कि पहले जो सेट के कारण जो सबसेट बनेगा, टोटल नंबर सबसेट बनेगा, वो दूसरे वाले टोटल सबसेट से 56 ज़्यादा बनेगा, राइट। तो पूछता है ये m और n का वैल्यू क्या है। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर पहले वाले में m एलिमेंट हैं तो डेफिनेटली 2 to the power m सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और दूसरे वाले सेट में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power n सबसेट बनेंगे। और कह रहा है कि पहला वाला नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले 56 ज़्यादा है, ये 56 ज़्यादा है, तो यानी कि इसमें से जो घटाएंगे तो पक्का 56 प्राप्त होना चाहिए। देखिए तो कितना खूबसूरत सा इक्वेशन फ्रेम हो गया है ना। तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू कितना? 56। अब देखिए m और n कैसे निकलेगा, एक ही इक्वेशन है, राइट, और 2 अननोन है, सॉल्व तो डेफिनेटली कंपैरिजन से होगा। याद रखिएगा कि जब भी कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाए कि 2 अननोन हो, एक ही इक्वेशन हो, तो डेफिनेटली द कंपैरिजन टेक्निक से हम लोग, कंपैरिजन टेक्निक से और थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल से और कंपैरिजन टेक्निक से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाती है, राइट। आइए देखते हैं कैसे। इस 56 को जरा देखिए, इसका फैक्टर बनाइए, क्या चीज़ है ये है 8 × 7, 8 7 56 होता है ना। अच्छा, तो यहाँ देखिए इसमें 2 की पावर से, तो क्या इधर 2 की पावर से क्या इधर 2 की पावर अवेलेबल है? तो आप कहेंगे हाँ सर, इधर 2 की पावर अवेलेबल है, 2 की पावर 3 अवेलेबल है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, इसमें से 2 की पावर कुछ कॉमन हो सकता है, मान लिया हमने 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 to the power m माइनस n, और माइनस ये तो कॉमन ही हो गया था, यहाँ क्या बचेगा? 1। ठीक है, आप देखिए इक्वल टू इतना है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3? क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि इधर भी 2 की पावर समथिंग है, 2 की पावर समथिंग है, कंपैरिजन करने में मजा आएगा, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, राइट। और इनटू क्या है? 7 है। देखिए ध्यान से, इसमें 2 की पावर n इस पूरे नंबर का फैक्टर है, इसमें 2 की पावर 3 इस पूरे नंबर इसका फैक्टर है। तो हम कहते हैं कि अगर 7 को इस फॉर्मूला के बराबर करने में कामयाब हो गए, अगर 7 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, तो डेफिनेटली पावर कंपेयर करके m और n निकाला जा सकता है। अगर हम 7 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो पावर कंपेयर करके m और n दोनों ही निकाले जा सकते हैं। आइए समझिए कैसे। यहाँ देखिए, ये तो ठीक है, 2 की पावर 3 को तो 3 रहने दीजिए आप, ठीक। और 7 जो है, 7 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको भी 2 की फॉर्म में ही लिखना है आपको, 7 को भी 2 की पावर समथिंग की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 7 को 2 की फॉर्म की पावर में लिखना है और 1 भी रखना है, तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर 8 - 7 करेंगे और इसको 2 की पावर 3 कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा? बिल्कुल इस पैटर्न में, सॉरी, बिल्कुल इस पैटर्न में दिखने लगेगा, राइट और रॉन्ग? ओके, सो ये देखिए क्या है, अब ये है 2 की पावर 3 और ये 8 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 3 - 1, और यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n और -1। देखिए तो बिल्कुल दोनों साइड, बिल्कुल दोनों की सूरत एक जैसी नज़र आ रही है। तो हम कहेंगे अच्छा, तेरी सूरत 3 से मैच कर रही है और तेरी सूरत 3 से मैच कर रही है। हम कह सकते हैं n इक्वल टू क्या होना चाहिए? बाय कंपैरिजन आप लिख सकते हैं, बाय कंपैरिजन क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 3 के जैसा दिख रहा है, और m-3 की सूरत, m-n की सूरत किससे मिल रही है? 3 से मिल रही है। तो आप n बराबर 3 रखो, तो यहाँ से यू गेट m बराबर क्या? 6। यहाँ से आया m बराबर 6 एंड n बराबर 3। ठीक, आसान क्वेश्चन था। अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ओके, हमारे पास एक अगला सवाल है, कहता है साबित करिए कि अगर A सबसेट होगा एम्प्टी सेट का, इफ A इज द सबसेट ऑफ 5, दैट इम्प्लाइज कि A 5 बराबर होंगे। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है कि अगर A 5 का सबसेट है
तो पक्का ए फाई के बराबर होगा, ये बात को साबित करना होगा। ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करेंगे जरा सोचिए। हम कहते हैं कि अगर हमको ये साबित करना है कि दो सेट आपस में बराबर हैं, अगर हमको साबित करना पड़े कि ए बराबर बी है, तो हमको इससे पहले ये साबित नहीं करना होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो इसको लिखते हमको थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। यस और नो? ओके, जरा देखिए ध्यान से कैसे। वी नो दैट क्या आप ये जानते हैं कि एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। जानते हैं क्या चीज? एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, एजेंट्स ऑफ। और एक और खास बात, गिवन है क्या चीज? कि ए है सबसेट फाई का। ये बात क्या है? गिवन है। तो हम कह रहे हैं फाई सबसेट हुआ ए का, ए सबसेट हुआ फाई का, तो हमको किस बात का देरी है कि ए बराबर फाई लिखने में? राइट और नॉट? प्रूव्ड। बस इतना ही था। कितना सस्ता सवाल था। क्या कह रहा था कि साबित करना था कि ए अगर सबसेट हुआ फाई का तो ए और फाई बराबर होंगे। कैसे किया हमने? सोचो, देखो जरा। हमने किया एक प्रॉपर्टी का उपयोग। क्या चीज़? कि फाई जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये तो हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं और ये हम लोग क्वेश्चन में दिया है, यानी कि ये बात हम साबित करने में कामयाब हो गए, तो हम पक्का लिख सकते हैं ये बराबर फाई। ठीक इसी तरह से एकदम बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी में भी ये सवाल गिवन है। काफ़ी खूबसूरत सवाल है, आप इसको ज़रा ध्यान देंगे और ध्यान से बनाएंगे। थोड़ा सा देखने में सवाल लगेगा कि ये सही कह रहा है, लेकिन मालूम चला ही गलत होगा। कह रहा है क्या चीज़? कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स। ए बी और सी एलिमेंट नहीं है, सेट हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। और कह रहा है कि इफ A belongs to B and B is the subset of C। A B से बिलोंग कर रहा है और B जो है C का सबसेट। देखिए आ गया डबल C। B जो है वो C का सबसेट है ना? तो कह रहा है क्या? Is it true that A is also subset of C? सुनिए क्या कह रहा है सवाल में। सवाल को देख कर लगा कि हाँ इसका आंसर होगा यस। ठीक, कैसे? देखिए कह रहा है कि A B से बिलोंग कर रहा है, मतलब A B एक खानदान में है। ठीक, और B सबसेट है C का, मतलब C बाप है B बेटा है। तो क्या A B से सबसेट हुआ? A B से बिलोंग किया और B C का सबसेट है, मतलब C का बच्चा है ये। तो क्या ये भी इसका बच्चा होगा? राइट, इसके अंदर ये अवेलेबल होगा, ये पूछ रहा है। तो स्वाभाविक लग रहा है कि ये बात सही है, हो सकता है ना? सोच के देखिए कि A बिलोंग कर रहा है B से और B सबसेट है C का। A बिलोंग कर रहा है B से और B सबसेट है किसी C का, तो क्या ये भी इसका सबसेट हुआ? तो आपको लग रहा होगा कि आंसर हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। ठीक, ज़रा समझिए कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ जो A के बारे में बोल रहा है, ABC एक सेट है, तो मान लीजिए लेट सेट A जो है वो है लेट सपोज A, B। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है A जो होना चाहिए वो एलिमेंट होना चाहिए B के। ये क्या जानते हैं? A है एक सेट, और सेट जो है वो एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। आपको मालूम है ये सिंबल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एलिमेंट के लिए, सेट के लिए नहीं। यानी कि अगर सेट में अगर इस सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सेट को एज अ एलिमेंट समझना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि B के अंदर जो सेट A है वो एज अ एलिमेंट अवेलेबल है। यस और नो? हम कहेंगे पक्का B कुछ ऐसा हो सकता है।
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस तरह से। बोलिए बोलिए। तभी ना, इसका मतलब ये ना कि सेट ए जो है, सेट ए जो है वो बी के अंदर एज अ एलिमेंट अवेलेबल है। याद कीजिए पिछला क्लास, कल का क्लास, राइट। ओके, अब कह रहा है बी सी का सबसेट है, यानी सी एक ऐसा सेट होगा जो बी से थोड़ा सा बड़ा होगा। बी कंपैरिजन में या तो उसके बराबर एलिमेंट होंगे, नहीं तो उससे ज्यादा एलिमेंट होंगे। तो क्या आपको लगता है सी बराबर ऐसा होना चाहिए? बी के सारे एलिमेंट सी में अवेलेबल होना चाहिए, साथ में कुछ इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो आप इसे क्या इमेजिन कर सकते हो? बी कॉमा सी कॉमा डी, कुछ और लगा लो, एफ सपोज ही करना है, जी लगा लो, इस तरह से। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? देखो ध्यान से जरा आप। अब पूछता है क्या ए सबसेट है सी का? तो आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या ए कॉमा बी सबसेट है सी का? तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, ए कॉमा बी जो है ना वो इसका एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। ऐसा नो, आपको बताया गया था कि जब भी सेट के अंदर सेट हो तो ये पूरा सेट एज ए एलिमेंट बिहेव करता है। यस, तो ये जो ए कॉमा बी है ये सी का एज अ एलिमेंट है, ना कि सबसेट है, राइट। तो हम लोग यहां पर ये लिखना उचित होगा, ए इज द एलिमेंट ऑफ सी बट नॉट ए इज सबसेट ऑफ सी। इजंट सो? इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। देखने में लगा सही होगा कि हाँ ए बी का सब एलिमेंट है और बी सी का सबसेट है, राइट। तो ये इसका सबसेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से सुनिए क्या कह रहा है। ए बोला बी का एलिमेंट है, जबकि ए खुद सेट है और वो एलिमेंट है, यानी कि सेट एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है। यानी कि ए सेट अगर इतना माने तो हमको बी सेट ए कॉमा बी सी डी लिखना होगा इस तरह से। सी कैसे इमेजिन करना होगा? तो चूंकि बी सबसेट है तो सी में सारे बी के एलिमेंट अवेलेबल होने चाहिए और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। तो आपने ऐसा सपोज कर लिया। अब सवाल क्या था? सवाल था क्या ए सी का सबसेट है? सवाल था हमारा क्या ए इज सबसेट ऑफ सी, ये सवाल था। इसी सवाल को पूछने का दूसरा नजरिया, क्या ए मतलब ए कॉमा बी, क्या ए कॉमा बी सबसेट है सी का? तो मालूम चला नहीं सर, ए कॉमा बी तो एलिमेंट है सी का, सबसेट नहीं है। ये क्या है? एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे ए कॉमा ए इज दी एलिमेंट ऑफ सी, मतलब ए जो सेट है वो सी के अंदर में एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि सबसेट की तरह, राइट। सो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। चलिए, सो आज क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो सबसेट के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद टॉपिक को आगे प्रोपेगेट करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।